बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बीएसएम स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 फार्माकोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 4 है ये। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लगे हुए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और उसके साथ बने छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलिए हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है। तो यहाँ हम उसको रिपीट करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, के एक जो बॉडी है हमारी वो ड्रग के साथ में क्या करती है। ठीक है, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। हम आगे जाके इसको डिटेल में और पढ़ते हैं। Whereas फार्माकोडायनामिक्स डिस्क्राइब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, के ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है, वो क्या है, वो फार्माकोडायनामिक्स में आता है। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ में क्या करती है, उसके साथ क्या सलूक होता है, ड्रग किस किस पार्टिकल में टूटती है, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, वंस एडमिनिस्ट्रेड थ्रू वन ऑफ सेवरल अवेलेबल रूट, जितने भी रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं कि 4 फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज वो शो करती हैं कि ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा, ड्रग की इंटेंसिटी कितनी आएगी, उसका इफेक्ट कितना आएगा और उसका ड्यूरेशन कितना आएगा ड्रग एक्शन का। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वो 4 एक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग है हमारे प्लाज्मा के अंदर किस तरह से जाएगी, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। फर्स्ट, ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस भी साइट से एडमिनिस्टर की गई है ड्रग, चाहे वो ओरली ली गई है चाहे वो इंट्रावेनसली ली गई है, वो ड्रग हमारे प्लाज्मा में कैसे जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट, ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परमिट एंट्री ऑफ द थेराप्यूटिक एजेंट डायरेक्टली किस तरह से, जब हम आईवी रूट से लगा रहे हैं या आईएम रूट से लगा रहे हैं, डायरेक्टली रूट है वो, और इनडायरेक्टली क्या है, हम ओरल रूट से ले रहे हैं प्लाज्मा में जाने के लिए। देन एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में चलेगी, प्लाज्मा में चलेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेकंड, द ड्रग में देन रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। अब वो जो ड्रग है वो हमारे ब्लड को रिवर्सिबली लीव करेगी। रिवर्सिबली मतलब वो वापस यहीं पर आएंगे, उसके पार्टिकल जितने भी हैं, चाहे वो यूज हुए हैं चाहे वो यूज नहीं हुए हैं, वो ड्रग ब्लड को लीव करेगी। वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाएगी। आपको पता है ना, इंटरस्टिशियल स्पेसिस वो होती है जो सेल्स के दरमियान में गैप्स होते हैं, वो वहां जाएगी। उसके अलावा जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में जाएगी। वहां पे जितनी रिक्वायर्ड है वहां उतनी इस्तेमाल होकर वो ड्रग वापस रिवर्स किस में होगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर होगी। ठीक है, देन थर्ड पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। थर्ड, द ड्रग में बी बायो ट्रांसफॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर और अदर टिश्यू। हमारा लिवर जो है उस ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा। फोर्थ पे क्या आता है, एलिमिनेशन। फाइनली द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स, जो उसके हमने पार्टिकल्स यूज नहीं किए हैं या जो नई प्रोडक्ट बनी है उसको तोड़ने के बाद में वो मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं यूरिन, बाइल या फीसिस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती है। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी पहले ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको मेटाबोलाइज करती है, देन उसको एलिमिनेट करती है। ठीक है, अब ये देखिए हमने क्या किया, हमने ड्रग एडमिनिस्टर कर दी किसी भी साइट से, जिस साइट से हम आगे डिस्कस करते हैं हमने ड्रग एडमिनिस्टर कर दी। ठीक है, अब उसके साथ 4 प्रोसेसेस होने हैं। ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है, उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है पूरे ब्लड के अंदर, देन उसने मेटाबोलाइज होना है और लास्ट पे उसने एलिमिनेट होना है। ठीक है, अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग कहाँ जाएगी, ड्रग जाएगी प्लाज्मा के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, उसके बाद उस ड्रग ने कहाँ जाना है, टिश्यूज में जाना है। यहाँ डबल एरो शो किया है, उसका क्या मतलब है कि ड्रग जो है प्लाज्मा को रिवर्सिबली लीव कर रही है, मतलब वो वापस यहीं पर आएगी। और उसके बाद क्या होता है कि ड्रग के मेटाबोलाइट जो है वो यूरिन में, फीसिस में, बाइल में, समटाइम्स टीयर में और ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, देन है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, के ड्रग जो है हम किसी भी क्लाइंट को किस किस रूट से दे सकते हैं। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टीज से हम डिसाइड करते हैं कि हमने वो ड्रग किस रूट के थ्रू लगानी है पेशेंट को। ठीक है, हम देखते हैं कि ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, उसकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज कैसी हैं, एंड बाय द थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, और हमें थेराप्यूटिक क्या जो है हमें ट्रीटमेंट चाहिए, हम उसका जो है इमीडिएट रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, हम उसका प्रोलॉन्ग रिजल्ट चाह रहे हैं, तो उन चीजों पे बेस करता है। ठीक है, मेजर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली 3 होते हैं, एंटेरल है, पार एंटेरल है और टॉपिकल या अदर्स में आते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन तमाम की डिटेल डिस्कस करते हैं।
हमने सबसे पहले बात की इंटरनल रूट की, तो इंटरनल के अंदर ओरल आता है, सबलिंगुअल और बकल आता है। ठीक है, तो ओरल में क्या है, ओरल में हम दो तरह की प्रेपरेशन देते हैं, एंटेरिक कोटेड प्रेपरेशन होती हैं और एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन होती हैं। परेशान नहीं होना, हम आगे चल के इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देन सबलिंगुअल होती है, मतलब जुबान के नीचे रखते हैं हम। ठीक है, पार एंटेरियर रूट होता है, तो उसमें क्या क्या आती हैं, तीन चीजें आती हैं, इंट्रावीनस आती है, इंट्रामस्कुलर आती है और सबक्यूटेनियस आती है। इंट्रावीनस मतलब हम वेन में लगाएंगे, मसल में लगाएंगे, और सबक्यूटेनियस मतलब हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाएंगे। ठीक है, अदर जो हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी उसमें क्या आएगा, ओरल इनहेलेशन आएगी, नेजल इनहेलेशन आएगी, इंट्राथीकल आएगी, टॉपिकल आएगी, ट्रांसडर्मल पैचेस आएंगे और रेक्टल आएंगे। इन तमाम को हम डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना, वन बाय वन। ये सिर्फ स्कीमेटा मैंने ड्रॉ किया था कि आपके जहन में एक स्केच बन जाए। ठीक है, अब हम अपनी फर्स्ट वाली एंटेरल से स्टार्ट करते हैं। एंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग बाय माउथ। ठीक है, किसी को गोली जब हम मुंह के जरिए दे रहे होते हैं, टैबलेट मुंह के जरिए दे रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं, कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, हम बाय माउथ दे रहे हैं, तो क्या है वो एंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, कि आप आराम से खुद भी ले सकते हो, आपको किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। When the drug is given in the mouth, it may be swallowed along oral delivery. ठीक है, उसको निगल सकते हैं आप, या उसको जुबान के आप नीचे रख सकते हैं ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटेरल के अंदर जो हमने बात की थी कि ओरल किस तरह से हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। ओरल ड्रग्स आर इजीली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, आप खुद से ले सकते हैं, एंड लिमिट द नंबर ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन इससे कम चांसेस होते हैं, मतलब ब्लड के जो इन्फेक्शन हैं वो कम होंगे आपको इस मेडिसिन से जब आप ओरली लेंगे। Moreover, toxicities or overdose by the oral route may be overcome with antidotes such as activated charcoal. आप जो ओरली मेडिसिन दोगे, आप उसकी अगर ओवरडोज हो जाती है तो आप उसको किस तरह से रिवर्स करोगे, आप एंटीडोट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द पाथवे इन्वॉल्व इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से, आप देखें ना, हमारा जो जीआई ट्रैक है वो इटसेल्फ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अंदर हमारी ओरल कैविटी है, देन उसके अंदर एसोफेगस आता है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो कितने सारे फेजेस से गुजर के उस ड्रग को जाना होता है। उसके अलावा पोर्टल सर्कुलेशन आ जाती है उसके अंदर, तो क्या है, एक हार्श और कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन पे किस तरह से बच्चों फर्क पड़ेगा कि जब वो ड्रग जो है हमने ओरली ली, ठीक है, वो हमारे स्टमक से होती हुई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगी और वहां से वो चलेगी पोर्टल सर्कुलेशन में हमारे लिवर के अंदर। लिवर ने क्या किया, वहां पे उसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो क्या होगा कि वो ड्रग जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जब गई लिवर से मेटाबोलाइज होने के बाद, तो वो मेटाबोलाइज फॉर्म में गई। ठीक है, तो वो ड्रग की क्वांटिटी कम हो चुकी होगी उस ड्रग से जो कि हमने उस क्लाइंट को एडमिनिस्टर की थी। फॉर एग्जांपल, हमने क्लाइंट को एक मेडिसिन प्रोवाइड की, हमने उसका 100% दे दिया, लेकिन जब वो ड्रग लिवर से मेटाबोलाइज होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, ब्लड में गई, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 70% थी, मतलब 70% जो थी वो ड्रग बची हुई थी, 30% जो थी वो मेटाबोलाइज हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है उसको लिमिटाइज करेगा। कौन सा पाथवे, हमारा ओरल पाथवे। क्यों, क्योंकि जीआईटी का जो पाथवे है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है और वहां पे ड्रग की मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे स्टमक है उसके अंदर एसिड है। ठीक है, तो उस एसिड एनवायरनमेंट में बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो ड्रग जो है वो अपनी जो फंक्शनल कैपेसिटी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो खत्म हो जाती है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट उसका खत्म होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ओरल जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसके अंदर दो तरह की टैबलेट्स आती है, एंटेरिक कोटेड होती हैं और एक्सटेंडेड रिलीज होती हैं। एंटेरिक कोटिंग का क्या मतलब होता है, कोटिंग समझते हैं ना, आप एक कवरिंग कर देते हैं, तो एंटेरिक कोटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल इन्वेलप हम ड्रग के ऊपर लगा देते हैं जो कि ड्रग को स्टमक के एसिड से बचा के रखता है। ड्रग स्टमक के एसिड में से पास आउट कर जाती है, जब वो वहां से पास आउट होगी तो क्या होगा, लेस एसिडिक इंटेस्टाइन जो है वहां जाके वो कोटिंग डिसॉल्व होगी और उसके अंदर से जो एक्चुअल ड्रग है वो निकल के आएगी। ठीक है, अब ये किस लिए हम यूज करते हैं, कुछ जो हमारे पास मेडिसिन होती है जैसे कि ओमेप्राजोल है, वो एसिड अनस्टेबल होती है। ठीक है, मतलब वो स्टमक के एसिड में वो क्या होता है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एंटेरिक कोटिंग में देते हैं कि स्टमक से वो पास आउट करे, इंटेस्टाइन में जाए, वहां जाके उसकी कोटिंग डिसॉल्व हो, मेडिसिन वहां से निकले और वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन होती है हमारे पास दूसरी, दीज मेडिकेशंस हैव स्पेशल कोटिंग, इनके ऊपर भी कोटिंग होती है। ठीक है, और इंग्रेडिएंट या फिर इनके अंदर हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल किए होते हैं जो कि उस ड्रग की रिलीज को कंट्रोल करते हैं। अब देखें ना, अगर आपने एक टैबलेट ली, जैसे आप डिस्प्रिन लेते हैं, आप उसको पानी में मिक्स करते हैं तो वो फौरन से मिक्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो मेडिसिन होती हैं ये क्या होती हैं, ये इजीली डिसॉल्व नहीं होती हैं, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना होता है। क्यों, एक्सटेंडेड रिलीज का क्या मतलब है
कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो रिलीज होती रहेंगी वहां से। तो क्या होगा कि जो आपकी ड्रग है वो स्लोली जो है वहां से रिलीज होगी, स्लोली एब्जॉर्ब होगी, और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। समझ आई? इनके नाम में इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। एंटेरिक कोटिंग का मतलब क्या है कि आपके स्टमक के अंदर से गुजारने के लिए उसको एक कोटिंग की गई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और एक्सटेंडेड रिलीज का क्या मतलब है कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ड्रग वहां से रिलीज हो रही है और स्लो एब्जॉर्प्शन होगी और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका आपको मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? अब नेक्स्ट हमारे पास रूट क्या आता है, सबलिंगुअल आता है। सबलिंगुअल मतलब जुबान के नीचे रखने वाली। प्लेसमेंट अंडर द टंग अलाउज द ड्रग टू डिफ्यूज इनटू कैपिलरी नेटवर्क। हमारे जो जुबान के नीचे आप देखें बहुत बारीक, बहुत फाइन थिन कैपिलरीज होती हैं और वो बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो उनका मैशवर्क बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। तो क्या अगर हम कोई टैबलेट या कोई चीज हम जुबान के नीचे रखेंगे तो यहाँ से वो क्या होगा, डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू वो उन स्मॉलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और ड्रग जो है वो उसकी आपको 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखें प्लेसमेंट अंडर द टंग अलाउ अ ड्रग टू डिफ्यूज इनटू कैपिलरी नेटवर्क एंड देयरफॉर टू एंटर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मींस ब्लड में चली जाएगी, डायरेक्टली चली जाएगी। एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एन एजेंट सबलिंगुअली हैज सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग रैपिड एब्जॉर्प्शन, रैपिडली वो इफेक्ट करेगी, कन्वीनियंट होगी, लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन का चांस कम होगा आपको, अवॉइडेंस ऑफ हार्श जीआई इन्वायरमेंट, जीआईटी का एनवायरमेंट जिसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसको अवॉइड करके वो ड्रग जो है डायरेक्टली किस में चलेगी, कैपिलरीज के थ्रू हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चलेगी। ठीक है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो था उसको उसने अवॉइड कर दिया। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जब हमारी ड्रग जो है इंटेस्टाइन से हमारे लिवर में जाती है। ठीक है, और वहां पे जाके वो मेटाबोलाइज होती है। तो उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, उस मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं किसी भी ड्रग का। जब वो ड्रग चली ही डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई है, हमने उसको स्वॉलो नहीं किया, वो जीआईटी में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है, तो क्या होगा, उसने अवॉइड कर दिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। जैसे आप देखें आपने ओरल अगर एक मेडिसिन दिया है तो वो स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, देन पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी, उसके बाद कहीं जाके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ड्रग जो है वो सबलिंगुअली दी है तो वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, जिससे उसका क्या है, एक ये लंबा पाथवे बचा, दूसरा उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, देन पारेंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन आती है। तो पारेंटेरल का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी ड्रग को डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डाल दें। ठीक है, हम ये किन ड्रग्स के लिए करते हैं जो कि पुअरली एब्जॉर्ब हैं जीआईटी ट्रैक्ट में से, मतलब वहां से गुजरते हुए वो इनएक्टिव हो जाती है, उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। हम उन ड्रग्स को क्या करते हैं, हम पारेंटरली देते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। हम इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमने किसी पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसको पारेंटरली देंगे। ठीक है, दिस मेथड प्रोवाइड हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी, कि जब वो ड्रग डायरेक्टली जाएगी ही ब्लड के अंदर तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी जितनी हमने पेशेंट को इंजेक्ट की है वो क्या है, उस तमाम की तमाम हमें अवेलेबल होगी थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ में। द रूट प्रोवाइड अस कंट्रोल ओवर द एक्चुअल ड्रग डिलीवर टू द बॉडी। हमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लाइंट को जितनी रिक्वायर्ड है हम उतनी ही दे देते हैं। जबकि जो हम ओरली ड्रग देते हैं उसमें हमने ये भी देखना होता है कि ये ड्रग कितनी मेटाबोलाइज होगी लिवर के अंदर और कितनी बायो अवेलेबल होगी, फिर हम उसके हिसाब से उस पेशेंट की डोज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उतनी ही देखनी है जितनी के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रिक्वायर्ड है। बट द रूट इज इरिवर्सिबल, जैसा हमने वहां पढ़ा था कि रूट रिवर्सिबल है, हम एंटीडोट दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये रूट क्या है, इरिवर्सिबल है एंड मे कॉज फियर, पेन, टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो इमीडिएट इफेक्ट आता है इससे। ठीक है, 3 मेजर रूट्स, अब पारेंटरल के अंदर 3 मेजर रूट्स आते हैं। इंट्रावीनस है मतलब आप वेन के अंदर लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर है मतलब आप मसल के अंदर लगाएंगे, एंड सबक्यूटेनियस है जो कि आप सबक्यूटेनियस में लगाएंगे टिश्यू में। ठीक है, देन बच्चों हमारे पास सबसे पहला कौन सा रूट था, इंट्रावीनस था हमारे पास पारेंटरल के अंदर, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन इज मोस्ट कॉमन पारेंटरल रूट, मतलब हम वेन के अंदर लगाते हैं और ये मोस्ट कॉमन रूट है। इट इज यूजफुल फॉर ड्रग्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, वो मेडिसिन जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं हम उनको देने के लिए इंट्रावीनस रूट यूज करते हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स वगैरह को। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशन है जिनको देने के लिए हम इंट्रावीनस रूट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ड्रग जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब हमने जो है वो 1000 ml की हमने एक ड्रिप जो है पेशेंट को लगानी है, तो हम उसको ऑलरेडी तो नहीं ना दे सकते कि वो उसको पी ले। हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्टली जो है पेशेंट को आईवी के थ्रू दे देते हैं, इंट्रावीनस हम उसको दे देते हैं। व्हेन इंजेक्टेड एज अ बोलस,
जब हम कोई भी मेडिसिन एक बोलस की फॉर्म में लगाते हैं, मतलब एकदम हम लगा देते हैं पेशेंट को, तो फुल अमाउंट जितनी भी ड्रग की है, जैसे कि अगर इतनी अमाउंट है तो ये इतनी की इतनी अमाउंट जो है वो एक्यूरेट फॉर्म में उस पर्सन के ब्लड के अंदर चली जाएगी, उसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में इमीडिएटली चली जाएगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट किसको पंचर किया, हमने वेन को पंचर करके उसके अंदर डाल दिया। इट कॉजेज इन्फेक्शन, ऐसा हो सकता है कि साइट ऑफ इंजेक्शन पे उस वक्त इन्फेक्शन हो जाए या वहां पे ब्लड जो है वो क्लॉट करना शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे हीमोलाइसिस शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसका जो साइड इफेक्ट है, जो इन्फेक्शन है, वो फौरन से आपको पता चल जाता है। देन हमारे पास इंट्रामस्कुलर रूट आता है, जिसमें क्या है, ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं कहाँ पे, मसल के अंदर। वो ड्रग एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर हो सकती है, मतलब उसकी जिस सॉल्यूशन के अंदर वो बनाई गई है वो पानी भी हो सकता है, या फिर हम डेपो प्रेपरेशन बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी ऑयल वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो हम ड्रग दो तरह से बनाते हैं, या तो हम एक्वस सॉल्यूशन में बनाते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड डेपो प्रेपरेशन होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता से एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, डेपो प्रेपरेशन क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ अ ड्रग इन अ नॉन एक्वस व्हीकल, कि कोई भी नॉन एक्वस हम सॉल्यूशन लेते हैं जो कि पानी जिसमें नहीं होता, हम उसके अंदर उस ड्रग को मिक्स करते हैं। अब नॉन एक्वस व्हीकल कौन सा हम लेते हैं, कॉमनली हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, हम उसके अंदर ड्रग को मिक्स करते हैं, फिर हम वो ड्रग जो है एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, अब चूंकि वो ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी स्लोली वहां से, तो क्या होगा, ड्रग वहां पे साइट ऑफ इंजेक्शन पे प्रेसिपिटेट करेगी, और वहां जब वो डिजोल्व होगी स्लोली तो क्या होगा, एक सस्टेन्ड हमें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे कि डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो इंजेक्शन होता है वो बर्थ कंट्रोल के लिए फीमेल्स को देते हैं, और ये 2 से 3 महीने के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना एक्शन शो करता है। तो क्या होगा कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें एक सस्टेन्ड इफेक्ट और सस्टेन्ड डोज जो थी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, हमेशा 90 के एंगल पर इसको लगाना चाहिए मसल के अंदर। ठीक है, और कभी भी आपने 3 ml से ज्यादा जो है वो नहीं एडमिनिस्टर करना होता। हमारे यहाँ गलत प्रैक्टिस क्या चलती है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसको भी लोग 45 डिग्री के एंगल पर लगा रहे होते हैं। ठीक है, आपने ये हमेशा याद रखना है कि इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री के एंगल पर ही लगना चाहिए। ठीक है, आपने बैक पुश करके देखना होता है कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो आपके नीडल है वो किसी वेन में चली गई या किसी आर्टरी को उसने प्रिक कर दिया। तो आपने देखना है उसको बैक पुश करके कि वहां पर ब्लड तो नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आपने इंजेक्ट करना है। देन सबकट इंजेक्शन आता है। सबकट का मतलब होता है आपने सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो है वो इंजेक्शन लगाना है, और ये वाला इंजेक्शन आप 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। लाइक आईएम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन प्रोवाइड एब्जॉर्प्शन वाया सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू देखिए ना, आप यहाँ पे आपने लगाया और इसके नीचे यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, वेन्स होंगी, तो क्या होगा, वो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी किसके अंदर, वेन के अंदर। इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ हीमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन से जो खतरे थे आपको, हीमोलाइसिस का खतरा था आपको, थ्रोम्बोसिस का था, तो क्या होगा, इससे आपको वो चांसेस नहीं होते हैं। इट प्रोवाइड कांस्टेंट स्लो एंड सस्टेन्ड इफेक्ट। द रूट कैन नॉट बी यूज विद द ड्रग दैट कॉज टिश्यू इरिटेशन। वो ड्रग जो कि टिश्यू इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, आप उनको इस तरह नहीं लगा सकते, क्योंकि टिश्यू भी लगा रहे हैं, अगर टिश्यू इरिटेशन होगी तो वो पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। कॉमनली इंसुलिन एंड हेपरिन आर गिवन थ्रू दिस रूट। इंसुलिन किनको देते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं। हेपरिन हम किस लिए देते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग को कम करने के लिए, ब्लड को थिन करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, अब कुछ साइट्स होती हैं जो कि सबकट इंजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, किस किस साइड पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ अपर आर्म जो आपका है इतना पार्ट एल्बो तक का, इसके लोअर पार्ट पे लेटरल एस्पेक्ट पे साइड पे आप इसको लगा सकते हैं। ये लेटरल एस्पेक्ट पे जो ग्रीन एरियाज जो कि हैं यहाँ पे आप सबकट इंजेक्शन लगा सकते हैं। एब्डोमेन में आप अम्ब्लाइकल रीजन में लगा सकते हैं, जो कि अम्ब्लाइकस है उसके इर्द गिर्द आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच का फासला छोड़ के आप उसके इर्द गिर्द किसी भी एरिया में लगा सकते हैं। उसके अलावा आप थाइज में लगा सकते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर अगर हम देखें तो उन्हीं आर्म्स के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आप लगा सकते हैं, आप बैक पे लगा सकते हैं। उसके अलावा आप लोअर जो आप लोइंस जो है वहां पे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट चूंकि उन्होंने रोज की बेसिस पे लगानी होती, तो अगर एक साइड पे टिश्यू इरिटेशन है तो आप दूसरी साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अदर रूट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो अदर रूट में सबसे पहले ओरल इनहेलेशन है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरली ड्रग को इनहेल किया जा रहा है। अब इसका क्या फायदा हो गया, क्योंकि डायरेक्टली ये ड्रग कहाँ जा रही है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे पल्मोनरी एपिथेलियम में जा रही है, जो कि एक ब्रॉड नेटवर्क है। बहुत ज्यादा वहां पे कैपिलरीज हैं और एल्वुलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। जब आप ओरली किसी भी ड्रग को इनहेल करते हैं तो क्या होगा कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन में जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक के, और वहां से उसकी एब्जॉर्प्शन आराम से हो जाएगी।
अब ड्रग का इफेक्ट कितना आता है, जितना कि आईवी बोलस से आप ड्रग देते हैं उतना ही इफेक्ट आता है। दिस रूट इज कन्वीनियंट फॉर पेशेंट विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, जैसे कि अस्थमा है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो क्या है, उन लोगों के लिए ये रूट जो है वो मेडिसिन के लिए बेस्ट है। आपने अक्सर देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट्स के पास में ओरल इनहेलेशन स्प्रेज होते हैं। जैसे ही उनको उनकी कंडीशन सवियर लगती है तो क्या करते हैं, वो ओरली उस स्प्रे को इनहेल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके इमीडिएटली वो ड्रग जो है कहाँ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जाती है और वहां पे जो ब्लॉकेज आया होता है उसको खोल देती है। देन नेजल इनहेलेशन आती है। तो नेजल इनहेलेशन हम किस लिए करते हैं, डायरेक्टली नोज में करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, नेजली हम नेजल डी कंजेस्टेंट, नाक किसी का अगर बंद हो, कंजेस्टेड हुआ हो, तो हम नेजल डी कंजेस्टेंट जो है जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन है, आप उसको इनहेल करते हैं नेजली, जिससे क्या होता है कि वो ब्लॉकेज जो है वो आपका खुल जाता है। उसके अलावा डायबिटीज इंस्पाइडस का जो पेशेंट होता है उसके लिए एक हार्मोनल मेडिसिन होती है डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, वो भी इंट्रानेजली ही दी जाती है। देन इंट्राथीकल की अगर हम बात करें तो इंट्राथीकल का क्या मतलब होता है कि आप ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं स्पाइनल कैनाल के अंदर या सबअरेक्नोइड स्पेस के अंदर, जहां से वो ड्रग इमीडिएटली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाएगी। और आप इस तरह से क्या क्या दे सकते हैं, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, सर्जरी के दौरान हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन जो है हम वो दे सकते हैं, या बाज़ दफा अगर किसी को बहुत सवियर पेन है तो हम उन कंडीशन में भी पेशेंट को दे सकते होते हैं, ठीक है, ब्लॉकर एजेंट जो होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेशेंट को इंट्राथीकली मेडिसिन जो है वो दी जा रही है। ये कहाँ जा रही है, ये सीएसएफ में जा रही है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ये हमारे कहाँ जा रही है, ब्रेन पे जाके इफेक्ट कर रही है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिकल रूट आते हैं, मतलब हम जो है वो बॉडी सर्फेसिस पे लगा रहे हैं, मतलब स्किन पे लगा रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एलर्जीज वगैरह को ट्रीट करने के लिए, फंगल इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टॉपिकल क्रीम्स आती हैं, फोम्स आती हैं, जेल्स होते हैं, लोशंस होते हैं, या फिर ऑइंटमेंट वगैरह होती हैं, हम उनको लगा लेते हैं, ठीक है। देन ट्रांसडर्मल आती है। ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है, डर्मस हम किसे बोलते हैं, हमारी स्किन को बोलते हैं। तो ट्रांसडर्मल क्या क्या मतलब होता है कि हमारी स्किन के थ्रू जा रहा है, डर्मस के थ्रू जा रही मेडिसिन। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैच दैट डिलीवर द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट। अब सिस्टेमिक इफेक्ट कैसे मिलेगा, यहाँ नीचे से हमारी जो वेन्स गुजर रही हैं वो डायरेक्टली इस पैच के थ्रू उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, या हमारी स्किन में जाएगी और स्किन के थ्रू जो है कहाँ जाएगी, उन वेन्स के या कैपिलरीज के अंदर जाएगी और डायरेक्टली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्किन। आपकी स्किन की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर सकता है, आपकी साइड पे डिपेंड कर सकता है, आपने किस साइड पे उसको अप्लाई किया है, देन उस ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर सकता है। थर्ड हमारे पास क्या आ गया, मोस्टली यूज फॉर एंटी इंजाइनल ड्रग्स। एंटी इंजाइनल ड्रग्स में हम ट्रांसडर्मल पैच देते हैं, उसका नाइट्रोग्लाइसिन का एंटी एमेटिक जैसे कि हम वॉमिटिंग के लिए देते हैं स्कोपोलामीन, उसके भी पैचेस होते हैं। निकोटीन ट्रांसडर्मल पैच हम उन लोगों को देते हैं जो कि स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको बार बार क्रेविंग्स होती है निकोटीन के लिए, मतलब स्मोकिंग करने के लिए, तो हम उनको पैच लगाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में निकोटीन उनकी बॉडी में जारी होती है, जिससे उनकी वो जो डिजायर है, वो जो क्रेविंग है निकोटीन के लिए, सिगरेट के लिए, वो कम होती है। और आहिस्ता आहिस्ता हम वो पैच जो है वो कम करते जाते हैं, जिससे क्लाइंट क्या होता है कि उसकी वो आदत जो है सिगरेट पीने की वो खत्म हो जाती है। देन हमारे पास आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या होता है, जैसे हम ड्रग्स को ओरली दे सकते हैं उस तरह हम रेक्टली भी दे सकते हैं ड्रग्स को सपोजिटरी बना के। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी वैक्सी सब्सटेंस के अंदर उस ड्रग को मिक्स करके हम एक मिक्सचर बना लेते हैं और उस मिक्सचर को फिर हम क्या करते हैं, रेक्टम में इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हम उसको रेक्टम में इंसर्ट करते हैं तो वो वहां पे लिक्विफाई होके क्या होता है कि रेक्टम की जो हमारे पास अपर पोर्शन है रेक्टम का, वो हाईली जो है वहां पे रिच ब्लड सप्लाई है, तो वहां से उन ब्लड वेसल्स के अंदर वो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है, वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है, और उसका फौरन से हमें इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। देन हमने देखने हैं एक एक करके जितने भी हमने रूट्स पढ़े हैं उन रूट्स के एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो है, उसके अलावा हम उनके एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन सा है, ओरल है, तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स इस पे आ सकते हैं, मतलब ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी ड्रग की, कितनी मेटाबोलाइज हुई, वो कितनी नहीं हुई, पेशेंट की बॉडी कंडीशन कैसी है, उसका जो लीवर है वो कितना मेटाबोलाइज कर पाया या उसको नहीं कर पाया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये सेफेस्ट है, मोस्ट कॉमन कन्वीनियंट मेथड है, इकोनॉमिकल रूट है, मतलब इस पे पैसे खर्च नहीं होते मेडिसिन को लगवाने के लिए। वैसे आपके पास कोई इंजेक्शन हो, आपने इसको लगवाने जाना हो तो आपको पैसे लगते हैं, मतलब इंजेक्शन लगाने के, लेकिन इसमें आप खुद से खा लेते हैं तो ये क्या है, इकोनॉमिकल रूट है।
डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें क्या होता है कि लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि फुली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, उनकी हमें बायोअवेलेबिलिटी जो है वो कम मिलती है। फिर ऐसा होता है कि चूंकि खाने के साथ हम ले रहे हैं, खाना भी हमारे जीआईटी में जा रहा है, तो फूड जो है वो अफेक्ट कर सकती है। पेशेंट कंप्लायंस इसमें ज़रूरी है कि पेशेंट को वो मेडिसिन जो है टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा, इफेक्ट नहीं आएगा। ड्रग्स में भी मेटाबोलाइज बिफोर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, क्या होगा कि सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन में जाने से पहले ही फर्स्ट पास इफेक्ट होगा और लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देगा। ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस है। बाज़ दफ़ा पेपर में आप लोगों को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करके भी किसी एक रूट के हवाले से वो एससीक्यू पूछ लेते हैं, तो इस पे आप लोगों ने अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। देन इंट्रावेनस रूट आता है, तो इंट्रावेनस में क्या है, एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डाल रहे हैं, वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेंगे। अगर लार्ज वॉल्यूम में आपने कोई भी मेडिसिन लगानी है, आपने ड्रिप्स लगानी है, तो आप आराम से दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। वो मेडिसिन जो कि जिनकी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं, जैसे कि कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन हैं, तो आप उनको भी आईवी रूट के थ्रू आराम से दे सकते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, ये वैल्यूएबल है, मतलब आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, अनसूटेबल फॉर ऑयली सब्सटेंसेस, ऑयली सब्सटेंसेस इसके थ्रू जानी मुश्किल है, क्योंकि ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जो ऑयली सब्सटेंस का जाना मुश्किल होता है, थिक होती है वो, ठीक है। उसके अलावा है बोलस इंजेक्शन में रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट, जो आपने आईवी बोलस दिया, आपने एकदम से जो पुश कर दिया, ठीक है, अपने इंजेक्शन दिया, तो उससे क्या हो सकता है कि इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं पेशेंट के वाइटल साइंस के अंदर और उसकी कंडीशन के अंदर। मोस्ट सब्सटेंस मस्ट बी स्लोली इंजेक्टेड, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेज आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करनी पड़ती हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है ये एक तरह से। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स नीडेड, आपको एसेप्टिक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होती है, मतलब आपको जो इंजेक्शन साइट है, आप वहाँ पे आपको जो है कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना होता है, आपको स्किन को साफ करना होता है। फिर आपकी जितनी भी आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने, जैसे आपने सिरिंज इस्तेमाल करनी है, तो वो आपकी स्टेरिलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि नीडल प्रिक की वजह से आपको पेन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सबकट रूट होता है, तो सबकट में हम क्या करते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या होता है कि ड्रग की डाइल्यूएंट पे डिपेंड करता है, कि मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर डेपो प्रेपरेशन है तो स्लोली एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या है कि स्लो रिलीज ड्रग, जिन ड्रग्स में आहिस्ता आहिस्ता असर करना होता है, जैसे कि इंसुलिन है, तो उनके लिए क्या है, ये सूटेबल है। देन डिसएडवांटेजेस की क्या होंगे, पेन या नेक्रोसिस हो सकता है, उस टिश्यू पे इरिटेशन हो सकती है। अनसूटेबल फॉर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रिंग इन लार्ज वॉल्यूम, आप लार्ज वॉल्यूम में ड्रग्स जो है इस रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट भी उसी तरह से ड्रग की जो है वो डिपेंड करता है कि अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में है, बनी हुई है, तो प्रॉम्प्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर डेपो प्रेपरेशन है तो स्लो या सस्टेन्ड होगी। एडवांटेजेस में क्या आएगा कि अगर ड्रग का वॉल्यूम मॉडरेट है, मतलब 3 to 4 ml है, तो आप दे सकते हैं। सूटेबल फॉर ऑयली व्हीकल्स, अगर आप ऑयली सब्सटेंसेस लगाना चाहते हैं तो आप इस रूट से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो स्लोली एब्जॉर्ब होंगी। और अगर कुछ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हैं जो टिश्यू को इरिटेट कर सकती हैं, तो वो हम मसल में लगा देंगे। प्रेफरेबल टू इंट्रावीनस इफ पेशेंट मस्ट सेल्फ एडमिनिस्टर, ठीक है। अगर पेशेंट ने सेल्फ एडमिनिस्टर करना है तो आप क्या करें कि पेशेंट को इंट्रावीनस के बजाय आप इंट्रामस्कुलर मेडिसिन दे दें, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, कैन बी पेनफुल हो सकती है, कैन कॉज इंट्रामस्कुलर हेमरेज, ऐसा हो सकता है कि इंट्रामस्कुलर हेमरेज हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास आता है ट्रांसडर्मल रूट में मैंने आपको बताया हम ट्रांसडर्मल पैचेस लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्लो एंड सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता होगी लेकिन प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। इसमें हमने निकोटीन के पैचेस पढ़े थे, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होंगे, बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिवर में नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि वो जो बायोअवेलेबिलिटी का फर्क आ रहा था वो नहीं पड़ेगा। कन्वीनियंट है और पेनलेस है, आपने सिर्फ सिंपली एक पैच लगाना है, वहां से ड्रग ने खुद ही एब्जॉर्ब होते जाना है, आपको किसी तरह का कोई पेन नहीं होगा। आइडियल फॉर ड्रग दैट आर लाइपोफिलिक एंड हैव अ पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी, वो ड्रग जो कि लाइपोफिलिक है, जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी मेम्ब्रेन के अंदर से, तो उनके लिए ये आइडियल है। उसके अलावा क्या है कि ओरल बायोअवेलेबिलिटी अगर जिन ड्रग्स की अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, हम उनको इस थ्रू जो वे से हम दे सकते हैं, इस रूट के थ्रू हम दे सकते हैं। आइडियल फॉर द ड्रग दैट आर क्विकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, उन ड्रग्स के लिए भी आइडियल है जो कि क्विकली एलिमिनेट हो जाती हैं बॉडी के अंदर से। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, कुछ पेशेंट जो है उनको पैचेस से एलर्जी या इरिटेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ड्रग को हाईली लाइपोफिलिक होना चाहिए, अगर ड्रग वाटर जो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक होगी, वाटर लविंग होगी, तो क्या है उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होगी ट्रांसडर्मल के थ्रू। मे कॉज डिलेड डिलीवरी ऑफ ड्रग टू फार्माकोलॉजिकल साइट ऑफ एक्शन,
ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो एब्जॉर्प्शन इतनी ही स्लो हो रही है कि वो साइट ऑफ एक्शन जो है आपकी वहां तक पहुंचने में उसको बहुत देर लगती है। लिमिटेड टू ड्रग्स दैट कैन बी टेकन इन स्मॉलर डेली डोजेज, सिर्फ ये उन्हीं ड्रग्स के लिए हम पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी बहुत माइन्यूट अमाउंट में रोजाना की बेसिस पे जरूरत होती है। ठीक है। देन रेक्टल की अगर हम बात करें तो रेक्टल का एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो है वो इरेटिक है, मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल है कि किसी में बहुत जल्दी हो जाता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है। किसी में क्या होता है कि वो ड्रग जो है वो प्रोपेल हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि पार्शली बाईपास कर देते हैं हम फर्स्ट पास इफेक्ट को, क्योंकि हमने क्या किया कि रेक्टम के अंदर से वो ड्रग जो है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चलेगी, क्योंकि रेक्टम की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत रिच होती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये बाईपास कर देती है, स्टमक एसिड को बाईपास कर दिया इसने। अगर किसी ड्रग से आपको वॉमिटिंग हो रही है तो ये जो रूट है वो आइडियल है कि आप रेक्टली उस मेडिसिन को रख दो, जिससे वॉमिटिंग के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। आइडियल इन पेशेंट हु आर वॉमिटिंग और कोमाटोज पेशेंट में भी आप इसको रख सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि रेक्टल म्यूकोजा को ये इरिटेट कर सकती हैं ड्रग्स। दूसरा क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो अवेक है, वो कॉन्शियस है, तो क्या है ये एक वेल एक्सेप्टेड रूट नहीं है, इनकन्वीनियंट रूट है ये। ठीक है। जब हम इनहेलेशन वे की बात करें तो ओरल इनहेलेशन भी हो सकती है और नेजल इनहेलेशन भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि इसमें सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। और ऑलवेज डिजायरेबल नहीं होता, मतलब हर पर्सन जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, किसी को इरिटेशन भी हो सकती है इससे। अब एडवांटेजेस क्या है, इसके एब्जॉर्प्शन इसकी रैपिड होगी, आपको इमीडिएट इफेक्ट्स मिलेंगे। एग्जांपल आपके सामने है एस्थमेटिक पेशेंट की। ठीक है। गैसेस के लिए आइडियल है, जब हमने किसी पेशेंट को जो है वो एनेस्थीसिया देना होता है, जनरल एनेस्थीसिया, तो उसमें हम गैसेस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ये आइडियल है, हम नेजली उन गैसेस को इनहेल कर लेते हैं। ठीक है। इफेक्टिव फॉर पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के जो पेशेंट है, जैसे कि सीओपीडी वाले, अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, हम उनके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं इनहेलेशन को। लोकलाइज इफेक्ट ऑफ टू टारगेट लंग्स, अगर हम सिर्फ लंग्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो क्या है कि हमें इमीडिएट इफेक्ट्स मिल जाएंगे और इससे हमें सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी कम से कम मिलेंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, मोस्ट एडिक्टिव रूट है, ड्रग कैन एंटर द ब्रेन क्विकली। तो अगर किसी चीज की एडिक्शन हो जाए, जैसे कि एनेस्थीसिया गैसेस की अगर एडिक्शन हो जाए, तो क्या है कि इस रूट से एडिक्शन सबसे ज्यादा हो सकती है। ठीक है। पेशेंट में हैव डिफिकल्टी रेगुलेटिंग डोज, पेशेंट को डोज का पता नहीं चलेगा कितनी डोज मैंने इनहेल करनी थी, हो सकता है वो ज्यादा डोज इनहेल कर ले। सम पेशेंट में हैव डिफिकल्टी यूजिंग इनहेलर, कुछ पेशेंट जो है इनहेलर इस्तेमाल करना उनको नहीं आता है। ठीक है। तो उन लोगों के लिए मसला होता है इससे। सबलिंगुअल में क्या होता है कि डिपेंड ऑन द ड्रग पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन है तो उसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनकी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल या इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है, वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब इसमें भी क्या होता है, हम फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास कर रहे हैं, बाईपास द डिस्ट्रक्शन बाय स्टमक एसिड, हम उसको भी बाईपास कर रहे होते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी मेंटेन्ड बिकॉज द पीएच ऑफ सलाइवा रिलेटिवली न्यूट्रल, सलाइवा की जो कि पीएच होती है वो हमारे पास 6.7 होती है एवरेज अगर हम बात करें तो। ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट नियर टू न्यूट्रल होती है। तो क्या है कि उसमें क्या होगा कि ड्रग जो है वो स्टेबल रहेगी। मे कॉज इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो भी आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए वो इमीडिएट बेसिस पे आएंगे। जैसे अगर किसी पेशेंट का बीपी जो है वो ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम कैप्टोप्रिल देते हैं उसको सबलिंगुअली रखने के लिए। तो क्या होता है कि विद इन मिनट्स जो है आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है। मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट जितना आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपको मिल जाता है, मतलब पेशेंट का बीपी जो है वो थोड़ा सा डाउन आता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, लिमिटेड टू सर्टन टाइप्स ऑफ ड्रग्स, सिर्फ सर्टन टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है आप इसमें दे सकते हैं। लिमिटेड टू ड्रग दैट कैन बी टेकन इन स्मॉल डोजेस, सिर्फ स्मॉल डोजेस के लिए आप जो ड्रग लेनी है आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वे लूज पार्ट ऑफ द ड्रग डोज इफ स्वॉलोड, अगर इस ड्रग को स्वॉलो कर लिया जाए, मतलब अगर पेशेंट जो है वो इसको सबलिंगुअली नहीं रख पाया, उसने स्वॉलो कर लिया, तो क्या होगा कि ड्रग जो है उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। जितना जरा सी अगर वो एब्जॉर्ब हुई, जितनी वो एब्जॉर्ब होगी उतना से ही उसका इफेक्ट मिलेगा। मतलब जो ड्रग आपकी चलेगी जीआईटी ट्रैक में, वहां पे वो मेटाबोलाइज होगी, वो कितनी बचेगी, कितनी आपकी मेटाबोलाइज हो जाएगी, उसका आपको नहीं पता। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप उसको स्वॉलो कर लेते हैं तो उस ड्रग का पार्ट लूज कर देंगे आप। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे उतना ही बेनिफिट हासिल कर सके जितना कि आप लोग कर रहे हैं। हमारी हेल्प कीजिएगा इस सफर को आगे चलाने में। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।